पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि अभी तक हमने वेव नेचर पढ़ा, जिसमें हमने वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेव नंबर जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के गुणों को पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल के तरह बिहेव करता है। इस बात को प्रूफ करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट काफी है। पहला एक्सपेरिमेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और तीसरा है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के 2 नेचर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं वेव नेचर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर, जिसमें पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आप कहेंगे कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये पढ़ने के बाद बोर मॉडल ऑफ एटम को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि बोर का जो एटॉमिक मॉडल है लाइट के पार्टिकल नेचर पर ही खड़ा है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर में। In 1900, Maxwell proposed a very interesting experiment when iron rod continuously and at different temperatures. Iron rod heated it continuously and at different temperature. Then first light red, then dark red, and then white and blue color radiation emitted by iron rod after the heating. After the heating या on heating, यानी कि 1900 ईस्वी में जब मैक्स प्लैंक ने, देखिए संयोग की बात है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल। इस ब्लैक बॉडी वाले रेडिएशन के कंसेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मैक्स प्लैंक। तो इन्होंने क्या किया था 1900 ईस्वी में, लोहे के एक रड को लगातार गर्म किया, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म किया, लेकिन लगातार गर्म किया। जैसे गर्म कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू गर्म करते रहिए बहुत देर तक। अब क्या रिजल्ट निकला? देन फर्स्ट लाइट रेड, देन डार्क रेड, एंड देन व्हाइट एंड ब्लू कलर रेडिएशन इमिटेड ऑन हीटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम। इसका मतलब यह हुआ कि पहले आयरन का रड जब गर्म किया जा रहा था तो पहले निकला लाइट रेड, पहला नंबर, उसके बाद डार्क रेड, डार्क रेड के बाद व्हाइट, और व्हाइट के बाद ब्लू कलर का रेडिएशन निकला। और इस पूरी घटना में तो अब यहां सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्लू के बाद यहां तक सब कुछ ठीक था। अब यहां देखना यह है कि ब्लू के बाद हो क्या रहा है। ब्लू के बाद
आफ्टर द ब्लू रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, यानी आफ्टर ब्लू रेडिएशन frequency of radiation increases but intensity decreases, यानी ब्लू के बाद फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा, इंटेंसिटी घटने लगा। ब्लू के बाद फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा, इंटेंसिटी घटने लगा। आप जरा ध्यान दें, ये दोनों रेड कलर है। रेड कलर का फ्रीक्वेंसी व्हाइट कलर के एवरेज फ्रीक्वेंसी से कम होता है, यानी रेड के कंपेयर में, डार्क रेड के कंपेयर में व्हाइट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है और व्हाइट के कंपेयर में ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। एक ये चीज आप देख रहे हैं कि लाइट रेड डार्क रेड से ज्यादा व्हाइट का फ्रीक्वेंसी होता है, व्हाइट से ज्यादा ब्लू का फ्रीक्वेंसी होता है और ब्लू से ज्यादा वायलेट का फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। और आप जरा सोचिए, रेड कलर के लाइट से व्हाइट कलर के लाइट का चमक इंटेंसिटी ज्यादा होता है और व्हाइट वाले से भी ज्यादा चमक होता है ब्लू वाले का। तो चमक की बात करें तो रेड से व्हाइट एंड व्हाइट से ब्लू तक चमक बढ़ा है। पहले था रेड, रेड के बाद व्हाइट हुआ, व्हाइट के बाद ब्लू हुआ और ब्लू के बाद वायलेट हुआ। तो रेड से व्हाइट एंड व्हाइट से ब्लू तक जाने में इंटेंसिटी बढ़ा, लेकिन ब्लू के बाद अचानक इंटेंसिटी गिरने लगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ता रहा। तो यहां प्रश्न यह है कि ब्लू के बाद इंटेंसिटी क्यों गिरा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ता रहा। इंटेंसिटी रेड से बढ़ते बढ़ते व्हाइट, व्हाइट से बढ़ते बढ़ते ब्लू तक चढ़ा, ब्लू के बाद इंटेंसिटी गिरने लगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी रेड के बाद व्हाइट, व्हाइट के बाद ब्लू, ब्लू के बाद व्हाइट तक आप निकाल के देख लीजिए, बढ़ता ही रहा। इंटेंसिटी क्यों गिरने लगा? इसी क्वेश्चन के जवाब में पार्टिकल नेचर का होना तय है। 5 दिन काटने वाला है। अब इसे आप एक ग्राफ से समझ सकते हैं। हम लोग एक ग्राफ को देखते हैं। गर्म होते हुए लोहे के इंटेंसिटी और इधर रहा फ्रीक्वेंसी, इधर क्या है फ्रीक्वेंसी, इधर क्या है इंटेंसिटी। दोनों के बीच के ग्राफ को देखते हैं। जब आप लोहा को शुरू में गर्म कर रहे हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा, यह है फ्रीक्वेंसी का लाइन, ये है इंटेंसिटी का लाइन। ये जो लाइन दिख रहा है इंटेंसिटी का, ये है फ्रीक्वेंसी का, ऐसे बढ़ रहा है। और आगे बढ़े, ये देखिए, ये लाइन है इंटेंसिटी का, ये लाइन है फ्रीक्वेंसी का। इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। यहां आगे बढ़े, इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रहा है। और आगे गए, इंटेंसिटी भी बढ़ा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा, लेकिन एक लिमिटेशन के बाद मामला कुछ ऐसा हो गया ग्राफ का, इस टाइप का। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंसिटी तो बढ़ा, फ्रीक्वेंसी
सॉरी, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा, इंटेंसिटी गिरने लगा। देखिए ये वाला लाइन आपको फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है और ये वाला लाइन इंटेंसिटी दिखा रहा है, यानी ग्राफ कुछ इस तरह से आया, इस तरह से ग्राफ आया। अब समझिए बात को हुआ क्या। अब आप कहेंगे कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रहा है। रेड कलर के लाइट का फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एवरेज फ्रीक्वेंसी, व्हाइट में तो सातों मिला है, सातों कलर के फ्रीक्वेंसी का एवरेज निकालिए, रेड से ज्यादा आएगा। उसके बाद आया व्हाइट के बाद ब्लू, ब्लू का फ्रीक्वेंसी और ज्यादा आएगा। अब ब्लू के बाद आया वायलेट, वायलेट का फ्रीक्वेंसी और ज्यादा आएगा। लेकिन यहां ब्लू के बाद ब्लू कलर तक पहुंचते पहुंचते फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रहा है। ये रहा फ्रीक्वेंसी का लाइन, देखिए फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ते जा रहा है, यहां तक इंटेंसिटी बढ़ा, यहां से इंटेंसिटी गिरना चालू कर दिया। अब ये इंटेंसिटी क्यों गिर रहा है, यानी कि आपने जब लोहे को गर्म किया तो हल्का लाल के बाद गाढ़ा लाल, तो हल्का लाल से गाढ़ा लाल में ज्यादा चमक है कि नहीं? अब गाढ़ा लाल से भी ज्यादा चमक है व्हाइट में। आपका आंख व्हाइट लाइट पे कम टिकेगा, रेड के कंपेयर में। अब व्हाइट से भी ज्यादा चमकीला होता है ब्लू। जैसे ही व्हाइट कलर के लाइट का कलर ब्लू होने लगेगा, आंख टिकाना मुश्किल हो जाता है, यानी ब्लू में और ज्यादा चमक है। लेकिन ब्लू के बाद जब लोहे को लगातार गर्म किया जा रहा था तो ब्लू कलर के बाद उसका चमक गिरने लगा। ब्लू के बाद वायलेट आया तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा, ब्लू से वायलेट का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है लेकिन चमक गिरने लगा। ऐसा क्यों? अब देखिए मैक्स प्लैंक ने इसको यह समझाया कि ब्लू कलर के बाद ये लाइट ना रहा, पार्टिकल बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग न्यूमेरिकल बनाए हैं, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 फ्रीक्वेंसी है, और यही सोचिए जरा, इसी फ्रीक्वेंसी को हम 12 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करती है। तो फ्रीक्वेंसी 13 हुआ तो वेवलेंथ इतना कम हो गया कि नहीं? अब फ्रीक्वेंसी जब कम था तो देखिए वेवलेंथ ज्यादा था, यही ना है वेवलेंथ, इसके बीच का दूरी। तो यहाँ इसके बीच का दूरी ज्यादा है, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो देखिए वेवलेंथ कम हो गया। तो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ कम होता है। तो यहां जब रेड कलर का रेडिएशन निकल रहा था तो जरा सोचिए, कुछ इस तरह का वेवलेंथ वाला रेडिएशन निकल रहा था। यहां थोड़ा सा वेवलेंथ छोटा हुआ, यहां और छोटा हुआ वेवलेंथ, ब्लू पे आकर के वेवलेंथ और छोटा हो गया। लेकिन ब्लू के बाद जानते हैं क्या हुआ? वेवलेंथ तो छोटा हुआ लेकिन लाइट ना रहा, लाइट ना रहा, लाइट बन गया पार्टिकल। अब देखिए जैसे जैसे इसका फ्रीक्वेंसी छोटा हो रहा है, ये लाइट का टुकड़ा भी बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, यहाँ लंबा लंबा लाइट का टुकड़ा, यहाँ और छोटा छोटा लाइट का टुकड़ा। यहाँ आते आते हालात ये हो जाता है। ये ऐसा बात मैक्सवेल ने बताया और यही है। यहां तक लाइट का आप कंटिन्यूअस वेव जो देख रहे हैं इसको वेव नेचर कहते हैं। लेकिन यहां से देखिए मैक्स प्लैंक का कहना था कि यहां के बाद लाइट डिस्ट्रैक्ट वेव देने लगा, और लाइट जब डिस्ट्रैक्ट वेव देता है तो उसमें पार्टिकल नेचर आ जाता है। लाइट में वेव नेचर घट जाता है, पार्टिकल नेचर आने लगता है। यानी ब्लू के बाद घटता हुआ इंटेंसिटी बता रहा है कि लाइट अब वेव नेचर नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि फोटोनिक कैरेक्टर में खुद को बदल लिया है। अब देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि वर्ल्ड मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ। 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ना मेल्ट होगा, और यहाँ 800 डिग्री के बाद 1700 तक जाने ही नहीं दिया गया। 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यह एक्सपेरिमेंट किया गया अलग अलग टेम्परेचर पे।
तो मान के चलिए कि उसका टेम्परेचर बढ़ाए ही नहीं तो वो लगातार गर्म हुआ। बाकी में मिल्ट भी अगर हो जाए तो भी आप उसके कलर को देखिए, ऐसा नहीं है कि मिल्ट हो जाएगा तो उससे लाइट निकलना बंद हो जाएगा, लाइट तो निकलेगा। तो बात यहां मिल्ट होने का नहीं है, बात है कि उससे लगातार लाइट निकल रहा है कि नहीं। पहले रेड कलर का लाइट निकला, फिर डार्क रेड, फिर व्हाइट, फिर ब्लू। यहां पे क्या निकला? लाइट रेड, फिर डार्क रेड, फिर व्हाइट के बाद ब्लू तक तो कंटिन्यूस रहा, लेकिन इधर से ब्लू के बाद वाला वायलेट आने लगा। और वायलेट के बाद लाइट का इंटेंसिटी गिरने लगा, यानी कि लाइट का चमक गिरना, मतलब लाइट में लाइट वाले नेचर का नहीं रहना, लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर का हो जाना। इस एक्सपेरिमेंट से यही पता चल रहा है, क्योंकि ब्लू के बाद चमक गिर रहा है। लगातार गर्म करने पे तो लगातार चमक और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ रहा है। तो और जब गर्म किए ज्यादा टाइम तक तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा, लेकिन चमक गिरने लगा। चमक का गिरना, इंटेंसिटी का गिरना, ये बता रहा है कि लाइट ना रहा, लाइट क्या बन गया? पार्टिकल बन गया। अब अलग अलग टेम्परेचर पे अगर इसी एक्सपेरिमेंट को किया जाता है तो देखिए, हाई टेम्परेचर पे ग्राफ पहले अचानक चढ़ता है और फिर गिरता है, तो थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे ग्राफ का ढाल इधर भागता है, तो थोड़ा सा और लो टेम्परेचर पे ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे यही हुआ कुछ समय तक। अब यहां ही देखिए, यहां तक सबसे टॉप पे इंटेंसिटी है, लेकिन यहां से इंटेंसिटी गिरना चालू हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहा। यहां भी देखिए, सबसे टॉप पे इंटेंसिटी ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे इंटेंसिटी गिरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा, इंटेंसिटी गिरा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक इंटेंसिटी बढ़ा है, यहाँ के बाद से इंटेंसिटी गिरने लगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगा। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया गया, हर एक्सपेरिमेंट पे ऐसा ही हुआ। अब ब्लैक बॉडी क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? एन आइडियल बॉडी, यानी कि ऐसा बॉडी 100% नेचर में नहीं है, यह हाइपोथेटिकल बॉडी है। An ideal body absorb or emit every types of frequency at any temperature known as black body, जो किसी भी ताप पे हर तरह के फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सके और छोड़ सके, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। लेकिन नेचर में ऐसा कोई भी बॉडी 100% नहीं है। हाँ, इस स्वभाव को टेंस करता है। मान लीजिए कि आयरन पहले लीजिए, हर तरह का फ्रीक्वेंसी कहाँ दिखा है? पहले रेड, फिर व्हाइट, फिर ब्लू के बाद वायलेट, जबकि लाइट का 7 रंग है ना, तो 7 तरह का तो मेन फ्रीक्वेंसी हो गया। उसके बाद 7 ही मेन फ्रीक्वेंसी, 7 फ्रीक्वेंसी में अगर आप निकालना चालू करें तो अनंत प्रकार का फ्रीक्वेंसी निकल रहा है। उस हर प्रकार के फ्रीक्वेंसी को जो एब्जॉर्ब करे और इमिट करे, उसे ही ब्लैक बॉडी कहते हैं, जो कि ऐसा बॉडी नेचर में है नहीं। हिंदी में ब्लैक बॉडी को कहते हैं कृष्णकाय। कृष्णकाय। अब एक प्रश्न उठ रहा है, कृष्णकाय, कृष्ण मतलब काला। कृष्ण का मतलब ही होता है जो हर तरह के चीजों को अपने में समाहित कर ले और जो हर तरह के चीजों को अपने से बाहर निकाल ले, यानी हर चीज को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और हर चीज को छोड़ने की कैपेसिटी जिसमें हो, उसे ही कृष्ण कहते हैं, और उस बॉडी को कृष्ण काय कहते हैं। क्लियर है? तो ब्लैक बॉडी नेचर में 100% कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं होता है। ब्लैक बॉडी के नेचर को टेंस करता है, यानी उसके तरफ अग्रसर होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे
एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में मैक्स प्लैंक ने एक रिलेशन बनाया, E प्रोपोर्शनल टू V। E है एनर्जी, V है फ्रीक्वेंसी। जब इस प्रोपोर्शनल को तोड़ा गया तो E इक्वल टू H इंटू V। E क्या है भाई? E है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, V फ्रीक्वेंसी, और H है प्लैंक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.626 into 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड। यानी कि अगर आपको किसी भी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी पता हो तो उसका एनर्जी आप निकाल सकते हैं। If frequency of the radiation is 5 into 10 to the power 14 cycle per second, calculate the energy। यहाँ हमने पुट किया E H V। E निकालना है एनर्जी, H का वैल्यू 6.626 into 10 to the power -34 जूल इंटू सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 into 10 to the power 14 साइकिल पर सेकेंड। सेकेंड कट गया, देखिए खाली जूल बच गया। अब -34 में से 14 को घटा दीजिएगा तो ये कितना रह जाएगा? -20। क्लियर है? अब 5 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। ये भी गायब हो गया ना, इसको गायब कर दीजिए। यानी उस एक फोटोन का एनर्जी, वो तो इस फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन है, ऐसे 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 जो एक फोटोन है, ऐसे ऐसे जो एक फोटोन है, ऐसे ऐसे जो एक फोटोन है, इस एक फोटोन का एनर्जी इतना आया। ध्यान देंगे, एक फोटोन का एनर्जी कितना आया? 130 into 10 to the power -20 जूल। इसमें से 3 फोटोन का ड्रॉइंग बनाया ना, एक फोटोन का एनर्जी इतना है, इतना कम, जिसका फ्रीक्वेंसी इतना है। तो ऐसा एक फोटोन, समझ रहे हैं ना? एक फोटोन का ये एनर्जी है। तो बस आज इतना है। कल हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा।